नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। महाराष्ट्र की सियासत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर सवाल सत्ता से जुड़ा तो है और हर जवाब भविष्य बदल सकता है। अजित पवार वो नाम जिनके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति घूमती थी, जिनके फैसलों से सत्ता का संतुलन तय किया जाता था। आज अजित पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अधूरी सी है। सियासी फिजाओं में खालीपन है और लोगों की जुबान पर है कई सारे सवाल ये कि इस खालीपन को आखिर कौन भर पाएगा। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। 28 जनवरी महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति का वो काला दिन जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। 28 जनवरी की सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे, लेकिन विमान हादसे में उनकी जान चली गई। इस विमान हादसे की वजह से महाराष्ट्र का सियासी नक्शा और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी खालीपन महसूस कर रही है, क्योंकि अजीत पवार सिर्फ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम नहीं थे, वे एनसीपी में शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र थे। अजीत पवार का यूं चला जाना महाराष्ट्र की सियासत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके निधन ने महाराष्ट्र से केवल एक नेता नहीं छीना, बल्कि पूरे राज्य के सत्ता के संतुलन को भी हिला दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा एक ऐसा शून्य छोड़ गए हैं जिसे भरना किसी भी दल या परिवार के लिए आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि दादा के साथ जो हुआ, ये महाराष्ट्र में हर रहने वाला व्यक्ति ये दुखी है उस दिन से, और ऐसा किसी के साथ में भगवान ना करे, क्योंकि दादा हमेशा यही बोलते थे कि मेरी आखिरी सांस भी लोगों के काम करने में ही जाएगी। शायद बारामती का प्यार उनके साथ इतना था कि आखिरी सांस भी इस क्षेत्र में उनकी गई है। बारामती में अजीत पवार को नम आंखों से विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार के वक्त हर आंख नम थी, हर दिल में सवाल था। सवाल ये कि आखिर अजीत पवार के यूं चले जाने के बाद इस खालीपन को कौन भरेगा। जिन पदों की जिम्मेदारी उन पर थी, जिस विरासत को अजीत पवार यूं छोड़कर चले गए, आखिर उसे कौन संभालेगा। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इन सवालों की चर्चा तेज है। वहीं दूसरी ओर इस राजनीतिक खालीपन को भरने के साथ एनसीपी के दूसरे बड़े नेताओं पर महाराष्ट्र की सियासत में पार्टी की पकड़ बनाए रखने की चुनौती भी है। तभी तो पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास वर्षा में बैठक की। वर्षा बंगले पर आधी रात तक मंथन चला। एनसीपी चाहती है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में अजीत पवार के पास जो अहम पद थे, उन पर पार्टी की पकड़ बनी रहे। खबर है कि एनसीपी के नेता जल्द ही सीएम को एक औपचारिक पत्र सौंपेंगे, जिसमें अजीत पवार के पुराने विभाग वित्त, राज्य उत्पाद शुल्क और खेल विभाग को एनसीपी कोटे में ही रखने की मांग की जाएगी। दरअसल अजीत दादा के पास वित्त और राज्य उत्पाद शुल्क जैसे अहम मंत्रालय थे, मतलब राज्य की तिजोरी और राजस्व पर उनका सीधा नियंत्रण था। अब अजीत दादा के चले जाने के बाद एनसीपी को इस बात की टेंशन है कि अगर ये विभाग किसी और सहयोगी पार्टी को मिल गए तो गठबंधन में पार्टी का प्रभाव कम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन बनेगा। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की है, जिनके समर्थन में पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले ही सहमति जता चुके हैं। सुप्रिया सुले की भी चर्चा हो रही है, जो संगठन को स्थिर करने और एनसीपी के दोनों गुटों के बीच सामंजस्य बनाने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा पार्थ पवार, जय पवार और रोहित पवार को भी दावेदार जरूर माना जा रहा है।
लेकिन इस वक्त पार्टी की प्राथमिकता युवा नेतृत्व से ज्यादा संगठन की स्थिरता बनाए रखने की होगी। अजीत दादा के निधन के बाद महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम चुनने में बीजेपी, खासकर देवेंद्र फडणवीस का रोल अहम है। फडणवीस यही चाहेंगे कि डिप्टी सीएम वही बने जो चुनावों में पार्टी को वोट दिलाने का मादा रखता हो। अब अगला उप मुख्यमंत्री उनके दल से कौन होगा, ये उनके दल का निजी फैसला है। पर जो बातें सामने आ रही हैं, सुनेत्रा पवार जी का नाम आ रहा है। वे कोई हाउसवाइफ नहीं है, वर्तमान सांसद है, और वो यदि उप मुख्यमंत्री बनती है, खैर उनके दल का फैसला होगा, पर एक कार्यकर्ता के रूप में यदि आप मुझसे पूछें, दल के रूप में नहीं, प्रवक्ता के रूप में नहीं, तो निश्चित तौर पर ये कहते कि सच्चे रूप से उनके दल के अजीत दादाजी को श्रद्धांजलि रहेगी। देखिए, दोनों राष्ट्रवादी, वैसे तो एक ही राष्ट्रवादी का परिवार है, और वो एक साथ आ जाए ऐसे कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी बहुत सी जगह से आती है। लेकिन इस बारे में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वही इसके बारे में जो है वो निर्णय ले सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं के स्तर का उनका बयान और पार्टी के वरिष्ठ स्तर का निर्णय, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रवादी के खेमे का वो जो है पद है। अभी अजीत दादा नहीं है, तो हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनका नाम जो है कार्यकर्ताओं के मन में है कि वो लीगेसी के तौर पे उनके पास आना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा इस बात की भी है कि क्या अजीत दादा के निधन के बाद एनसीपी के दोनों गुट एक हो पाएंगे। खबर ये भी है कि अजीत पवार की एनसीपी 2 गुटों में बंट चुकी है, जिनमें से एक गुट महायुति के साथ रहना चाहता है, तो दूसरा पार्टी को चाचा शरद पवार की एनसीपी के साथ मर्ज करना चाहता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि निधन से पहले एनसीपी को एक करने के लिए अजीत पवार ने ताबड़तोड़ 14 बैठकें की थी, जिसमें एनसीपी को एक करने के लिए उन्हें शरद पवार की ओर से भी हरी झंडी मिल गई थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एनसीपी एक होगी। इस नाजुक मोड़ पर शरद पवार की भूमिका पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की एनसीपी का फोकस संगठन की स्थिरता और सरकार में अपनी स्थिति मजबूत करने पर भी है। आने वाले दिनों में लिए गए फैसलों से ये साफ हो जाएगा कि पार्टी को मजबूती मिलती है या फिर पार्टी गुटबाजी की राह पर आगे बढ़ती है। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हमारी इच्छा है। दादा की अंतिम इच्छा भी यही थी कि होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। नहीं, इलेक्शन के बारे में हम बोल रहे थे कि आगे जाके कैसे करेंगे। वहाँ आने के बाद उनको कुछ पेपर चाहिए थे कि आगे की जो हमारे प्लानिंग थी उसके बारे में, इसलिए मैं देने गया था। नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। लेकिन जो हो रही थी बात, वो इंटर फैमिली में हो रही थी और वो पॉजिटिवली हो रही थी। मैं दादा की इच्छा बता रहा था, उन्होंने आखिरी तो मुझे कहा कि अभी एक होना है। अचानक से आज दादा जाने की वजह से बहुत ही बड़ा वैक्यूम निर्माण हुआ है पार्टी में। एक बहुत बड़ा नेता महाराष्ट्र ने खोया है। आज तो सही, ये आज के माहौल में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये माहौल पूरा एक सदमे का माहौल है, एक दुख का माहौल है। और मुझे लगता है ये सब कुछ थोड़ा दूर होने के बाद जरूर इसके ऊपर चर्चा होगी दोनों पार्टियों की तरफ से, और जो पक्ष श्रेष्ठी निर्णय लेंगी उसके अनुसार काम होगा। टोपे जी इस घटना के साथ में वो बैठक का संबंध जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो पूरे एनसीपी ने एक साथ में डिमांड करना चाहिए कि इसके बारे में चौकसी होनी चाहिए। अब उनकी निष्पक्ष चौकसी की मांग होना चाहिए। देखो, किसी को भी हम लोग आरोपी करके कोई ये इंसिडेंस को लेकर खड़ा नहीं करना चाहते। अब राजेश टोपे जी ने जो कहा कि दोनों एनसीपी के एकत्र आने की बात, एक होने की बात, वो सच बात है। इनकी बैठक हुई थी और एक होने की बात चल रही थी। अजीत दादा के निधन ने सिर्फ एक नेता ही नहीं छीना है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक खालीपन छोड़ दिया है। अब सवाल यही है कि इस खालीपन को क्या कोई भर पाएगा? कौन एनसीपी और पवार परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएगा? कौन बनेगा महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम और कौन संभालेगा अजीत पवार के महत्वपूर्ण विभाग? महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अब नजरें पवार परिवार, एनसीपी, अजीत गुट के सीनियर नेताओं और महायुति गठबंधन पर टिकी हैं।
अगले कुछ दिनों में होने वाली बैठकों से इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि पार्टी एकजुट रहती है या फिर आंतरिक संघर्ष में उलझती है। डिप्टी सीएम की कुर्सी, वित्त विभाग और राष्ट्रीय नेतृत्व, ये तीनों निर्णय पार्टी की दिशा और महाराष्ट्र की राजनीति में संतुलन तय करेंगे और ये वक्त ही बताएगा कि सत्ता का नया संतुलन कैसे बनता है। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम अहम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के